नमस्कार। मुद्दे की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज के 24/7 न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे मुद्दे की बात में क्वाड देशों की, क्योंकि चीन के लिए कहीं ना कहीं क्वाड देश बेहद अहम हो जाते हैं और इसकी मीटिंग होने वाली है 12 मार्च को। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से आपको फटाफट से रूबरू करवाएंगे। जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती को राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट से महबूबा को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ईडी के समन पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल 15 मार्च को दिल्ली में पेश होना था, ईडी ने समन भेजा था, लेकिन अब महबूबा मुफ्ती नहीं जाएंगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर अपील की गई थी महबूबा मुफ्ती की तरफ से और महबूबा मुफ्ती को बड़ी राहत मिली है। बड़ी जानकारी इस वक्त की पहुंचा रहे हैं, क्योंकि महबूबा उस वक्त आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही थी कि सीबीआई ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है और केंद्र सरकार के तहत ही वो काम करती हैं। इसके बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया महबूबा मुफ्ती की तरफ से और 15 मार्च को पेशी जो थी महबूबा मुफ्ती की, अब वो नहीं हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से अब पेशी नहीं होगी और हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत महबूबा मुफ्ती को मिली है। जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही थी और 15 मार्च को पेश होना था, लेकिन अब पेश महबूबा मुफ्ती नहीं होंगी। बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, क्योंकि महबूबा मुफ्ती को बड़ी राहत मिली है, वो जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बात करेंगे अपने मुद्दे की, क्योंकि क्वाड देश का हम जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले दो तस्वीरें आपके सामने होंगी, वो आपको दिखाएंगे, जिससे आप बखूबी समझ जाएंगे। क्योंकि क्वाड की बैठक 12 मार्च को होने जा रही है, जिसमें अगर बात करें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की, तो एक टेबल पे होंगे, वर्चुअल तरीके से कोरोना को लेकर बातचीत की जाएगी और बात चीन को लेकर भी की जाएगी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं क्वाड का मिसाइल प्रोग्राम की, क्योंकि क्वाड ने मिसाइल प्रोग्राम की अब शुरुआत की है और वो किस तरीके के है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड देशों की यह अहम बैठक चीन के लिए कितना घातक साबित हो सकती है। दरअसल कोरोना को लेकर भी इसमें बातचीत होगी, लेकिन बात चीन को लेकर भी की जाएगी। तो दो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ गए होंगे, लेकिन अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको समझाएंगे कि क्वाड की बैठक कितनी अहम रखती है और कितनी जरूरी ये क्वाड की बैठक है। क्योंकि चीन लगातार विस्तारवादी नीति को अपना रहा है और विस्तारवाद को खत्म करने के लिए तमाम देश एक साथ आ गए हैं। लेकिन एक अहम बात भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बाइडेन से पहली बार होगी, क्योंकि अमेरिका में अब नए राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और जो बाइडेन से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार होगी। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर उसमें क्या कुछ रहेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार बढ़ रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से फटाफट समझाते हैं कि क्यों जरूरी है ये क्वाड की बैठक। क्योंकि क्वाड की बैठक में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र करें तो ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड की बैठक को लेकर मुहर लगाई थी। दरअसल बीते कुछ वक्त से जिस तरह से चीन के खिलाफ दुनिया के कई देश खुलकर सामने आए हैं और क्वाड की बैठक पर सबकी नजरें इसलिए ही हैं क्योंकि चीन का मुद्दा भी उठ सकेगा। भारत के साथ चीन का जो विवाद रहा उसके बाद ऐसे ग्रुप मजबूत हुए हैं जिस तरीके का क्वाड का ग्रुप है, और क्वाड का ग्रुप जब मजबूत हुआ तो कहीं ना कहीं चीन अब जो गुस्ताखी कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं नरमी देखने को मिलेगी। क्योंकि क्वाड में खास बात यह है कि चारों सदस्य देश ही चीन के खिलाफ बयान देते आए हैं, चाहे बात जापान की करें, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के करें। क्योंकि बीते दिन चीन की ओर से बयान दिया गया था कि भारत को चीन के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, ये कहा गया था चीन की तरफ से, और भारत को आंखें दिखाने की कोशिश चीन कर चुका है। कोई भी मसला द्विपक्षीय स्तर पर ही निपटना चाहिए, ये भी चीन की तरफ से कहा गया था भारत को, और भारत के साथ बातचीत चीन की जारी रहनी चाहिए, चीन की तरफ से कहा गया। चीन इससे पहले अमेरिका के साथ भारत की नजदीकी पर भी सवाल खड़े करता आया है और सवाल और भी चीजों को लेकर खड़े किए गए हैं, लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं कि जो बेहद अहम हो जाती है। क्योंकि भारत पर अमेरिका प्रोपोगेंडा के आधार पर आगे बढ़ने का आरोप लगाया है कि भारत अमेरिकी प्रोपोगेंडा के आधार पर आगे बढ़ता है। तो कार्ड का हमने जिक्र किया। तमाम मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं इस वक्त, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव श्रीवास्तव साहब हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार, वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल बख्शी साहब, आप बहुत दिनों बाद मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं काफी खुश हूं आपके साथ डिबेट करने के लिए, क्योंकि बात अगर हम करें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की क्वाड की बैठक होने वाली है, कितना अहम ये क्वाड की बैठक रखती है, क्योंकि इस पर सबकी नजरें हैं। क्योंकि अमेरिका में जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं उनका शामिल होना, प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, और इसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना, तमाम दुनिया की नजर रहेगी। प्रफुल्ल बख्शी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। इस क्वाड अरेंजमेंट में ऑस्ट्रेलिया, जापान,
भारत, यूनाइटेड स्टेट्स का मिलना और आपस में ये वार्तालाप करना, और सबसे बड़ी बात है सबका फोकल पॉइंट है चाइना। चाइना सी के ऊपर अपना आधिपत्य जमा रहा है। सारी कमर्शियल एक्टिविटीज, सारी सी गोइंग एक्टिविटीज, सी ट्रेड, सारे के ऊपर सी कमर्शियल एक्टिविटीज, फिशिंग, आइलैंड्स, सब के ऊपर अपना हुकूमत जमा रहा है। सारे 16 कंट्रीज उससे नाराज हैं और पीड़ाग्रस्त हैं, और इसीलिए ये क्वाड बनाया गया है। और इस क्वाड से चाइना का न्यूट्रलाइजेशन होगा। पर सबसे बड़ी बात है, क्वाड का मिलिटराइजेशन की सूचना दे दी गई है, और अमेरिका चाहता है कि भारत इस क्वाड का, जिसको कहते हैं, अगवानी करे, इसकी लीडरशिप ले। और चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए अमेरिका ने ये कदम उठाया है, और अमेरिका को पता है कि भारत अगर बीच में आता है तो भारत की जो शक्ति है, जो उसकी जो पोटेंशियल है, फाइटिंग पोटेंशियल है, वो बहुत अत्यधिक है, और बाकी कंट्रीज को भी हौसला मिलेगा। इसीलिए इसका मिलिटराइजेशन हो रहा है, और पूरी की पूरी जो ऐसी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जैसे कि जिससे चाइना ने स्प्रैटले आइलैंड और बाकी आइलैंड्स के ऊपर काबू किया हुआ है, इंडोनेशिया के आइलैंड्स में काबू किया है, सी लेन्स के ऊपर, फिशिंग के ऊपर, इस सब पे उसको प्रतिरोध होगा, उसके कार्यों का खंडन किया जाएगा, और उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश है। ये एक बहुत ही उचित और उत्तम कदम है। चलिए ठीक है, आ रहा हूं आपके पास भी। ओपनिंग कमेंट संजीव श्रीवास्तव साहब से भी ले लेता हूं। संजीव श्रीवास्तव साहब, आपका भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात अगर हम क्वाड देशों की करें, क्योंकि संचार क्षेत्र में अगर मैं बात करूं 5G को लेकर ही सबसे पहले मेरा यह सवाल रहेगा, क्योंकि 5G को लेकर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया जाना है, क्योंकि अमेरिका और भारत की तरफ से आपत्ति पहले ही जताई जा चुकी है, क्योंकि जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा था, इस वक्त भी ऐसे समय में है। लेकिन 5G को लेकर कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या बातचीत इसको लेकर होगी, क्योंकि तमाम बातें हम देख रहे थे तनाव के बीच। जी हर्ष जी, 5G का जो इशू है वो भी चाइना के विस्तारवादी, चाइना के आधिपत्यवादी मंशा से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि 5G को लेकर के ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन रहा है। अमेरिका में लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, और ब्रिटेन को भी अमेरिका लगातार इस बात की सलाह देता रहा कि उसकी जो सरकार है वो 5G को लेकर के बहुत ही जो है केयरफुल तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि इसकी जो मंशा है वो बिल्कुल विस्तारवादी है, आधिपत्यवादी है, और 5G के माध्यम से चाइना जासूसी का भी कार्य करना चाहता है। 5G का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से चाइना पूरे विश्व में एक आधिपत्य स्थापित करने की साजिशें रच रहा है। तो इस लिहाज से भी अगर देखें तो 5G का जो इशू है, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का जो इशू है, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसका जो इशू है, वो भी इस क्वाड की जो समिट होने वाली है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। हर्ष जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो क्वाड की मीटिंग है वो चारों जो विश्व के जो बड़े लोकतांत्रिक देश हैं उनके बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, और ये चारों देशों के बीच के जो साझा मूल्य हैं, जो शेयर्ड वैल्यूज हैं डेमोक्रेसी के, उसको रीएम्फसाइज करेगा। चाइना जिस तरीके से पूरे विश्व में इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की साजिशें रच रहा है, उसके खिलाफ लगाम लगाने के लिए ये चारों जो लोकतांत्रिक देश साथ में आ रहे हैं, और ये जो चारों लोकतांत्रिक देश पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हर्ष जी, आपने एक बात और भी नोटिस की होगी कि अभी हाल के समय में क्वाड की जो मीटिंग कोरोना पेंडेमिक को लेकर के हुई थी, उसमें वियतनाम, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी अपना पार्टिसिपेशन किया था। तो क्वाड के अलावा भी क्वाड प्लस का भी आइडिया है, जिसमें कि साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर है कि इसकी जो मंशा है ये चाइना के ऊपर लगाम लगाने की है। 5G का इशू तो है ही, 5G के अलावा जो अन्य इश्यूज हैं जहां पे चाइना अपने विस्तारवादी मंशा को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, यानी विस्तारवाद को लेकर पूरी दुनिया एक साथ आई है। बिल्कुल, प्रफुल्ल बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि क्वाड अपनी अपनी मिसाइल क्षमताओं को भी एक साथ परखेगा, ये जानकारी मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि अपनी अपनी मिसाइल ताकतों को ये बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या चीन के खिलाफ ही है? क्योंकि चीन विस्तारवाद की नीति अपना रहा था, और क्वाड देश जब अपने मिसाइल सिस्टम को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं चीन थम सकेगा विस्तारवाद को बढ़ाने के लिए। देखिए, ऐसा है, ये तो पता चलेगा केक ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग।
कि जब बात पता चलेगी कि क्वेश्चन है, पूरा सबको पता है कि इस समय चाइना की जो मिसाइल मारक शक्ति है वो अमेरिका के बराबर है। बिल्कुल सही। मतलब वो पूरा अमेरिका उसके रेंज में है। मतलब दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसका जहां मिसाइल चाइना की नहीं पहुंच सकती। इसमें मानने की बात है। चाइना की टेक्नोलॉजी बड़ी द्रुत गति से आगे बढ़ रही है और चाइना का वर्किंग सिस्टम ऐसा है, वो सारी कंट्रीज के से ज्यादा तेज चलता है, क्योंकि उसमें देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। जिसको कहते हैं ना, कार जब चलती है तो देयर इज लॉस ऑफ पावर। डेमोक्रेटिक मशीनरी में एक बार आप प्लान करिए तो उसको एग्जीक्यूट करने में सालों लग जाते हैं। ये चाइना जैसी गवर्नमेंट में नहीं लगते। और इसीलिए चाइनीज जो है एकदम से अगर डिसाइड किया 3 महीने के अंदर 4 डिवीजन लेके खड़े हो गए गलवान में। किस तरीके से? क्योंकि उनका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो बहुत फास्ट काम करती है। इससे सारे लोग को पता चल गया है कि ऐसा चाइना को साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए मिसाइल शक्ति की जो बात आ रही है, क्योंकि मिसाइल शक्ति जो है फोर्स मल्टीप्लायर होती है। और आजकल तो मल्टी हेड मिसाइल्स हैं, जो एक मिसाइल के में से वॉरहेड 7-7, 8-8 निकल जाते हैं। तो इसलिए चाइना को न्यूट्रलाइज करने में सारी कंट्रीज अपनी शक्ति लगाएंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां पे जिस तरीके से आदमखोर शेर को मारने के लिए एकत्रित होते हैं, एक बार पॉलिटिकल डिसीजन की बात आ जाएगी, सब अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। इस समय भारत अगर इसमें नहीं आता तो ताइवान, खासकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये बड़े हिचकिचा रहे थे, ये साइन करने में हिचकिचा रहे थे। ना कि भारत भी हिचकिचा रहा था, ये मेरे को पता है। पर अब भारत ने अपना जो है हिचकिचाहट दूर कर दी है और डिसाइड कर लिया है कि वी आर गोइंग ऑल आउट। और इसीलिए इस लीडरशिप जो है क्वाड की भारत के पास आएगी, अगर भारत उसको एक्सेप्ट करता है। प्रफुल्ल बख्शी साहब, इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी का जब हम जिक्र करते हैं, कुछ दिनों से वो काफी करीब आ गए हैं। क्या उनका काफी करीब आना भी ये समझा जाए कि एक रणनीति का हिस्सा है चीन के खिलाफ? आप किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी की? फ्रेंच नेवी, यस, यू आर वेरी राइट। फ्रेंच ने तो शुरू जब हुआ था मामला, उन्होंने पहले ही वॉलंटियर कर दिया था। उन्होंने इंडिया को कहा था अगर आपको हमारी नेवी नहीं आर्मी भी चाहिए तो हम देने को तैयार हैं। यहां तक उन्होंने फ्रेंच ने कह दिया था। हालांकि वो बात नहीं आएगी, वो दिन भी नहीं आएगा। पर क्वेश्चन ये है, नेवी की पेट्रोलिंग वगैरह, उसकी सबमरीन्स की प्रेजेंस वही काफी होती है। अगर फ्रेंच कॉपी इन समरी जो जिसके हम लेते हैं, हम बना रहे हैं, बनाने की बात हो रही है, हम फ्रेंच एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। डसॉल्ट के इतने एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। डसॉल्ट मिराज हमारे पास है, डसॉल्ट रफाल आ गया है हमारे पास, और उससे पहले मिस्टियर था और तूफानी थे। क्वेश्चन है हमारी को, हमने फ्रेंच टेक्नोलॉजी पर बड़ा डिपेंड किया है। डिफेंस रडार हमारे पास फ्रेंच है। तो इसलिए फ्रेंच जो है उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि आपको हमारी नेवी से भी पूरी सहायता मिलेगी। एट द मोमेंट इवन ग्रेट ब्रिटेन हैज वॉलंटियर्ड टू जॉइन द क्वाड। वो भी कह रहे हैं कि हम क्वाड ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमें आप सबका वो स्वीकार करो तो हम ज्वाइन करेंगे। यूनाइटेड किंगडम भी यही सोच रहा है, और यूनाइटेड किंगडम ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शुरू में भेजे थे, इंक्लूडिंग क्वीन एलिजाबेथ। तो ये बात भी है कि इंग्लैंड, फ्रांस, सारी की सारी कंट्रीज, पर आपको पता होना चाहिए टर्की जो है इसमें है वो बहुत दखलंदाजी करेगा, और टर्की इस्लामिक कंट्रीज को लेके साथ आएगा। और चाइना को टर्की का प्रॉब्लम सोल्यूशन ये मिलेगा, टर्की के होने से वो उगियार प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है उनके थ्रू। और टर्की भी चाह रहा है कि उगियार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इनका। तो टर्की भी लीडरशिप लेने की कोशिश कर रहा है। इस्लामिक वो खलीफा बनने के सपने ले रहा है। शायद चाइना से मेल मिलाप करके वो शायद वो खलीफा ही बन जाए, ये सोच रहा है। ठीक है, आऊंगा सर आपके पास भी। संजीव श्रीवास्तव साहब, विदेशी रणनीति हम लगातार बना रहे हैं, क्योंकि जब से चीन के साथ भारत का तनाव रहा, क्योंकि अभी अगर हम बात करें विदेश मंत्री साहब की, तो वो लगातार रणनीति बनाते रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की भी। क्या उसका असर है? क्योंकि क्वाड का जब हम जिक्र करते हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि जब बाइडेन आए हैं अमेरिका में नए राष्ट्रपति, तो उसका लाभ भी भारत को कहीं ना कहीं मिलेगा। क्योंकि हम कुछ दिनों से देख रहे हैं भारतीय मूल निवासी का अच्छे पद पर बैठना और भारत के को लेकर अच्छी सोच होना बाइडेन का, कहीं ना कहीं आगे की रणनीति को दिखाता है अमेरिका की। जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान भी भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और अधिक गहरी होने जा रही है।
और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो चाइना और पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त और विस्तारवादी राष्ट्र ये उम्मीद कर रहे थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का रुख थोड़ा नरम होगा और वो एक नया अप्रोच अपनाएंगे। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे वो चाइना का विस्तारवाद हो, चाइना का आधिपत्यवाद हो या आतंकवाद का इशू हो, वो एक सख्त रुख अपनाने जा रहे हैं। और ऐसे में भारत और अमेरिका की चाइना के विस्तारवाद को और आतंकवाद को रोकने के लिए जो साथ में आकर के जो लड़ाई लड़ने की जो भूमिका है अति महत्वपूर्ण हो जाती है। हर्ष जी, जो बाइडेन स्वयं डेमोक्रेटिक वैल्यूज में यकीन करते हैं और वो दुनिया भर की जो डेमोक्रेसीज हैं उसको साथ में लाने की कवायद कर रहे हैं। उन्होंने लगातार अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान भी ये कहा था कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी समिट आयोजित करेंगे, जो कि संभव है कि आने वाले इस साल के अंत में ये होगा। क्वाड का जो इनिशिएटिव है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। जो आपने अभी फ्रांस और ब्रिटेन की बात पूछी तो वो क्वाड प्लस का आइडिया है। जो जाहिर है कि ये जो 4 लोकतांत्रिक देश हैं उसमें और भी जो देश हैं वो भी अब शामिल होने जा रहे हैं। और जाहिर है कि क्वाड का जो मिलिटराइजेशन वाली जो बात है, आपने देखा कि जो मालाबार सीरीज की एक्सरसाइजेज होती थी उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। और मालाबार जो एक्सरसाइज है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुई थी, अब उसका स्वरूप भी क्वाड जैसा हो गया है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मिसाइल डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम आ रहा है और जाहिर है कि विश्व के अन्य जो क्लाइमेट चेंज वगैरह के मुद्दे भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो बहुत संभव है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में क्वाड का जो स्वरूप है वो फॉर्मल हो सकता है। अभी तक ये इनफॉर्मल है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये फॉर्मल हो। संजीव श्रीवास्तव साहब, क्योंकि डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल सिस्टम हो, प्रफुल्ल बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने अचानक अपने डिफेंस प्रोग्राम को बदल दिया है। अगर हम छोटे देशों की बात करें, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और साउथ कोरिया, हथियारों का जखीरा भी बढ़ाना शुरू हो गया, क्योंकि 2000 के बाद हम देख रहे हैं चीन कई जहाजों को समुद्र पर लगा रहा है। हिंद महासागर में चीन अपनी पूरी नजर बनाए रखे हुए है। क्या यही वजह है कि अब छोटे छोटे जो देश हैं हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति को तो हम जान चुके हैं और दुनिया भी जान चुकी है। क्या इसमें हम कामयाब रहे? भारत ये बताने में कामयाब रहा? क्योंकि भारत तो हमेशा से कह रहा था कि विस्तारवाद की नीति अपना रहा है चीन। देखिए, भारत बिल्कुल कह रहा था चीन विस्तारवादी नीति अपना रहा है और चीन हर वक्त विस्तारवादी था। ये ऐसा तो विस्तारवादी का भारत को भी पूरा एक्सपीरियंस है कि विस्तारवाद होता क्या है। क्वेश्चन ये है, अब सारी की कंट्रीज जो हैं अपने डिफेंस को कैपेबिलिटी को बढ़ा रही हैं, पर एक बात आप याद रखिए, हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं। एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस। दूसरा फेस ये है, सारी पावरफुल कंट्रीज अब अपनी मार्केट बढ़ाएंगी और डिफेंस का फायदा उठाएंगे, क्योंकि डिमांड डिफेंस की इतनी बड़ी मिलेगी, सब कंट्रीज इसमें आएंगी। फ्रेंच इसलिए आ रहे हैं, बता रहा हूं, ग्रेट ब्रिटेन आ रहा है कि उनका माल बिके। अमेरिका तो चाहता है उसका माल बिके। सब कंट्रीज, अमेरिका की तो पूरी जो इकोनॉमी चलती है डिफेंस के ऊपर, आप ये बात के चलिए, वो कपड़ों में नहीं चलती, मेडिसिन पे नहीं चलती, उसकी चलती है डिफेंस इक्विपमेंट पे। जहां लड़ाई हो रही होती है अमेरिका एकदम पहुंच जाता है। गल्फ वॉर में अमेरिका $2.2 बिलियन का फायदा हुआ था अमेरिका को। और अमेरिका कोई ये डेमोक्रेसी वगैरह नहीं देखता। अमेरिका तो इस्लामिक कंट्री से बड़ा दोस्त है। जितने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनका बड़ा दोस्त होता है, क्योंकि उसका सम्मान बिकता है। तो ये सब कंट्रीज अपने हित में काम करने वाली हैं। अगर सबका हित भारत के हित से मिलता है और चाइना के हित के खिलाफ जाता है तो वेरी गुड। तो इसीलिए सबको यही इसको कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी इन एक्सटर्नल अफेयर्स में चाणक्य नीति सबसे ज्यादा काम आती है। और चाणक्य नीति यही है कि जहां हमारा फायदा हो रहा हो हम उसी तरीके काम करें। घी को अगर टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ रहा है तो निकालेंगे। बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव साहब, जैसा प्रफुल्ल बख्शी साहब कह रहे हैं कि भारत को कहीं ना कहीं पहले ये भाप जाना चाहिए, क्योंकि अपना फायदा हर एक देश देखता है। इतिहास के पन्ने को हम पलटे तो फ्रांस हो, अमेरिका हो, वो पहले ही समझ गए थे कि हथियार हमारे बिकेंगे तो इकोनॉमी हमारी काफी ऊंचा चली जाएगी। लेकिन भारत का जब जिक्र करते हैं, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, क्या हमसे देर हो गई? हम इस बात को समझने में देर हमने लगा दी कि कहीं ना कहीं हथियारों के जखीरे को हम अपने अंदर ही बनाएंगे, हथियार बना सकेंगे, दूसरे देशों में सप्लाई कर सकेंगे तो इकोनॉमी बढ़ सकेगी। क्या हमसे भूल हुई या जिसको हम सुधार रहे हैं अभी? जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो इंडिजनाइजेशन का जो प्रोसेस है भारत में अपने डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के, वो स्लो रहा है और उसमें जरूर हमसे देरी हुई है।
लेकिन अब जैसा कि कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, तो अब ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार इंडिजनाइजेशन पे काफी बल दे रही है और लगातार जो है डीआरडीओ के जो इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। तमाम देशों के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करने की तैयारी है, अमेरिका के साथ कई प्रोजेक्ट्स पे ज्वाइंट रिसर्च भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि देर जरूर हुई है, लेकिन हम एक सही रास्ते पे अभी हैं। और इस तरीके से लगातार मुझे लगता है कि अगर आगे बढ़ते रहे तो फिर आने वाले समय में हम अधिक से अधिक जो है आत्मनिर्भर होते जाएंगे रक्षा के क्षेत्र में भी। तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। पिछली सरकारों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी भारत बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से आयात करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले दशकों में अगर ऐसी ही गति से चलिए अपना आने वाला स्थिति बेहतर हो सके इसकी उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मेरे पास समय इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल मुद्दे की बात में जिक्र हम कर रहे थे चीन का। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, हल्दिया से ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि पदयात्रा के बाद ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की क्योंकि ममता को आज अपना नामांकन दाखिल करना था और हल्दिया में ममता बनर्जी ने दाखिल कर दिया है नामांकन। इससे पहले वो शिव मंदिर में पूजा अर्चना करती हुई नजर आई। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब नामांकन वो दाखिल कर रही हैं हल्दिया में जाकर, और भर दिया है अब उन्होंने नामांकन। उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले आपको तस्वीर दिखाई थी मंदिरों की, जब मंदिर के अंदर दर्शन करती हुई ममता बनर्जी नजर आई थी। इससे पहले का जिक्र करें तो मजार पे भी वो पहुंची थी, उसके बाद मंदिर, और अब सीधा नामांकन दाखिल कर रही हैं ममता बनर्जी। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ेंगी और हल्दिया के अंदर इस वक्त नामांकन भरा जा रहा है क्योंकि शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी साथ ही साथ कर रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी हैं। और इस वक्त की सीधी तस्वीरें जब ममता बनर्जी नामांकन दाखिल कर रही हैं और नामांकन दाखिल करने की तस्वीर हम आप तक सीधे तौर पर पहुंचा रहे हैं क्योंकि पद यात्रा के बाद ममता बनर्जी नामांकन दाखिल कर रही हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं जहां से चित्रकूट से सीएम योगी लोकार्पण करने का काम कर रहे हैं क्योंकि तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात सीएम योगी की तरफ से कही जाती रही है और सीधा सीधा योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कहते हैं। फिलहाल विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं सीएम योगी। वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप स्वतंत्र देव सिंह को भी देख रहे होंगे जो यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, और तमाम जो मंत्री हैं उनकी तस्वीर भी आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्योंकि लोकार्पण किया जा रहा है। विभिन्न विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, उसके बाद शिलान्यास, लोकार्पण, तमाम तरह की बातें सीएम योगी की तरफ से कही जा रही हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है और अच्छी छवि दिखाने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिएगा क्योंकि महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ये योजना है और सीधे सीधे महिलाओं को लाभ पहुंचाते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं। महिलाओं की उपस्थिति भी है, हालांकि कोरोना काल है, इस स्थिति में भी सीएम योगी तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, तमाम मंत्री हैं और योजना का लाभ सीधे सीधे जनता को मिल रहा है क्योंकि सीएम योगी ये कह रहे थे कि हर घर जल, हर घर विकास पहुंचे और उसकी तस्वीर हम अच्छी दिखाएंगे क्योंकि जनता पर भरोसा जताना है और जनता अब बीजेपी पर कितना भरोसा जताएगी ये तो देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव से पहले ऐसी तस्वीरें अक्सर देखने को मिल जाया करती हैं। हालांकि अच्छे दिन के दावे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन अच्छे दिन कितने आए हैं वो तो जनता समय समय पर बताती रहती है कि कौन सी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे दिन ला पाई है या फिर नहीं। फिलहाल तस्वीर हम दिखा रहे हैं लोकार्पण शिलान्यास की, दिखाते रहते हैं समय समय पे। फिलहाल विकास कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, वो तस्वीर आपके सामने है। और अगर बात करें बीजेपी में मंत्री की उत्तर प्रदेश के अंदर तो स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी है और तमाम मंत्री गण भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर में संबोधन करने का काम भी सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा। तब तमाम बातें वो कहते हुए नजर आएंगे और वो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ सीएम योगी कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जहां पर मेरी आवाज आ रही है इतनी जोर से बोलिए कि आपकी आवाज से पूरा बुंदेलखंड गूंज उठे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। रामपाल भगवान के
बुंदेलखंड के चित्रकूट मंडल से जुड़े हुए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।